आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं, 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए भैया, मैंने इस चैनल पे बिहार बोर्ड गैलेक्सी जो चैनल है भैया, मैंने इस पे अपना पूरा शॉर्ट नोट को मैंने समझाना शुरू किया है और फिजिक्स का शॉर्ट नोट, और मैंने 6 चैप्टर तक समझा दिया और आज मैं 7वां और 8वां चैप्टर कवर करेंगे, ठीक ना। और जो आपका काम का चीज़ है इसको समझा देते हैं और आप पूरे फिजिक्स के आप एकदम समझ जाइए और इसको एकदम आप ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कर लीजिए 110%, ठीक ना। तो आइए हम समझाने शुरू करते हैं और आपको पूरा समझा देते हैं और आप इसको पूरे क्लियर कर लीजिएगा। आइए, और उसके अलावा भैया मेरा कल एक पर एकदम बिल्कुल फाइनल गेस आ रहा है, उस पर एक वीडियो भी आ रहा है और आपको जो भी जितना भी आपको दिखेगा और आपको पूरे को पूरे देंगे, आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। जो भी कुछ है हम आपको उस पर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको तुरंत। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है भैया? सबसे पहले समझिए अल्टरनेटिंग करंट, इसमें समझिए कि दो प्रकार का करंट होता है। एक डीसी, एक होता है, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए अब आ जाइए। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट कहने का अर्थ है कि अगर देखिए वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहे ना, उसे अल्टरनेटिंग बोलते हैं, एसी बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट किसे बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे डीसी बोलते हैं। लेकिन ये सब आता है ना, याद रखिएगा। चलिए, ई खाली याद रखिएगा। आई बराबर एगो फार्मूला होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके अलावा आपको याद रखिएगा मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू में क्या क्या, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू में दोनों में रिलेशन याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा, आई एवरेज बराबर 2 आई नॉट बट्टा में पाई है, और या इसका वैल्यू याद रखिएगा 0.637 आई नॉट। यानी कि आई एवरेज बराबर जो आई एवरेज का जो वैल्यू होता है 0.637 आई नॉट के इक्वल टू होता है। क्लियर है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में आई आर एम एस जो होता है ना, आई नॉट बटा रूट 2 के बराबर होता है। जब आई नॉट का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे ना, तो जब रूट 2 का वैल्यू था कट पीस करेंगे तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है 0.707 आई नॉट के इक्वल टू होता है। तो आई आर एम एस बराबर कितना आई नॉट के बराबर होता है वो याद रखिएगा, और आई एवरेज बराबर का कितना वैल्यू आई नॉट के बराबर होता है याद रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है हर एक हाल में, ठीक ना। आइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भैया? इसे एक्सेल द्वारा डिनोट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं भैया? एक्सेल द्वारा डिनोट करते हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, और रेजिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है ना? तो इट इज द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक इन एसी सर्किट कहने करते हैं अल्टरनेटिंग करेंट को सर्किट में यह रोकता है, यानी कि अपोज करता है। इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस को भैया एक्सेल द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको हम लिखते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा एल लिखते हैं, नहीं तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, ठीक ना। एफ का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आता है। डायमेंशन क्या होता है? ओम का डायमेंशन जो होता है वही डायमेंशन। क्लियर है? एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इसे एक्स सी द्वारा डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस आ गया था सी, इंडक्टिव आ गया था एक्सएल, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। अच्छा, तो इसको देखिए, एक्सएल बड़ा एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बटा ओमेगा सी, ठीक ना, 1 बटा ओमेगा सी। क्लियर है? अच्छा, या यह भी कर सकते हैं कि एक्सी का फॉर्मूला 1 बटा ओमेगा, 1 बटा सी, और ओमेगा के जगह 2 पाई एफ रख देंगे तो यह भी हो सकता है। इस क्लियर है? दोनों को याद रखिएगा, और दोनों का यूनिट क्या होगा? ओमे होता है, ठीक ना। अब देखिए, एलसीआर सर्किट में ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि भैया एलसीआर और एलआरसी सर्किट क्या होता है। इसमें उतना याद नहीं रखना आपको, केवल एक चीज़ याद रखिए, इम्पी एक होता है इम्पीडेंस, ठीक ना। इम्पीडेंस का फॉर्मूला पूछेगा जेड बराबर फॉर्मूला पूछेगा इम्पीडेंस का, तो कहिएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, या ऐसे कहिएगा आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल जो है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और 1 बाई ओमेगा सी है ना, ये इंडक्टिव ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, तो एक्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो कहेगा इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी भी कह सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या ये आर स्क्वायर बराबर एक्सएल ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों? इसका वैल्यू रख दिए तो यह इम्पीडेंस होता क्या है? तो इट इज द फॉलो ऑफ एसी सर्किट कहने करते करंट का विरोध करता है एसी सर्किट में, ठीक ना। अच्छा, इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। डायमेंशन देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, याद रखिएगा, इंपीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला उसका। अब आइए, एल आर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? तो देखिए, हम इसको इस प्रकार याद रखाते हैं। इसमें एल आर आ गया, तो एल आर आ गया ना, तो एल आर आ गया, तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए, एल आर है ना, तो इसमें आर स्क्वायर तो रहबे करेगा, एल वाला आएगा। एल वाला कौन होता है? एक्सएल कहने का अर्थ कौन? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वही ना। तो देखिए, अगर पूछेगा एल आर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है, तो जेड बराबर आर स्क्वायर तो रहबे करेगा, आर वाला आर स्क्वायर तो रहबे करेगा, प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि एल वाला है तो एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल के जगह पर ओमेगा एल लिख दीजिएगा तो उसका स्क्वायर भी चल सकेगा। आरसी सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी आरसी सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? तो भैया जेड का फॉर्मूला आर, तो आर के स्क्वायर रहबे करेगा, सी है तो एक्सी का होल स्क्वायर। समझ
गए ना, या एक आर प्लस एक्स सी का वैल्यू क्या है 1/ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा सी का होल स्क्वायर क्लियर है। अब पूछेगा एल सी सर्किट का क्या होगा भैया, एल सी सर्किट का तो एल के जगह पर यानी कि डब्ल्यू एल रखती है, सॉरी ओमेगा एल या इसे हम एक्सएल भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा एल सी सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा, तो जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्स के होल एक्स सी कह सकते हैं, या तीनों याद करा देते हैं आपको 1 मिनट में। सबसे पहले भैया इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर क्या फॉर्मूला था, जेड बराबर फॉर्मूला था आर स्क्वायर, यही ना था, सॉरी यही था आर स्क्वायर प्लस, यही था आर स्क्वायर प्लस क्या था एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही था। अच्छा अब पूछेगा कि केवल भैया केवल आर सी सर्किट रहे, तो आर और सी आया तो क्या कीजिएगा रूट अंडर जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब सी आया तो एक्स सी, अब एल आया तो एस एल, सॉरी अब एक्सएल, और मान लीजिए यहाँ पर एल सी आया तो एल सी आया, तो भाई यहाँ पर लिख दीजिए एगो एक्स सी का वैल्यू आ एगो एक्सएल का वैल्यू रख दिए, यानी कि एगो एक्सएल का वैल्यू एगो एक्ससी का वैल्यू रख दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि भैया एसएल सर्किट में इंपीडेंस कितना होता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, एलआर सर्किट में इंपीडेंस कितना होता है, सब चीज़ याद रखिएगा। अगला ये सस्पेक्टेंस क्या होता है, उसको नहीं याद रखिएगा, केवल इसका यूनिट याद रखिएगा महो होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। आप इसको एडमिटेंस का भी इसको नहीं याद रखना, एक केवल आप इसको याद रखिए यूनिट क्या होता है। पावर ऑफ एसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ एसी सर्किट करने का अर्थ है पावर ऑफ एसी सर्किट का पावर क्या होता है भैया, तो क्या होगा ई नॉट आई नॉट सॉरी पावर ऑफ एवरेज निकलने का अर्थ है एसी सर्किट, तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे ये हो गया आपको म्यू, ये सॉरी ये तो हो गया आपको यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई बटा में 2, क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बटा में 2, या इसे आप इसको लास्ट में इस प्रकार से याद रखिए पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट है। उसके अलावा ऐसे भी याद रख सकते हैं, यह भी एक फार्मूला है कि पावर ऑफ एसी सर्किट का जो फार्मूला होता है आई आर एम एस और ई आर एम एस गुने कॉस फाई के इक्वल टू होता है, कैसे, तो यहाँ पर हम लाए हुए कहीं से, यहाँ से देखिए किस प्रकार लाए हुए, तब ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ एसी सर्किट का फार्मूला या तो ई होगा या तो आई आर एम एस और ई आर एम एस और कॉस फाई के इक्वल टू बराबर होगा। और पूछेगा कि एल सी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 1/2 रूट अंडर एक्स ए एस एल सी है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यू बराबर, जैसे एक पढ़े थे ना 1/2 पढ़े थे ना सी बी स्क्वायर पढ़ते हैं उस प्रकार से, तो वो नहीं है यहाँ पर। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एक इंडक्टर में कितना एनर्जी होगा, तो यू बराबर 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर है, वहाँ पर था सी बी स्क्वायर था, ठीक ना। अच्छा उसके अलावा आइए अगला भैया क्या है, अगला है ट्रांसफर क्या होता है, तो आपको जानते हैं इट इज अ डिवाइस विच आर कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलने की एक डिवाइस है, इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, दो प्रकार होता है। स्टेप अप मान लीजिए नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से, तो उसे स्टेप अप बोलते हैं, और जब नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा तो उसे स्टेप डाउन बोलते हैं। इसका पूरा परिभाषा हमने दिया है इस बार 5 मार्क में भी आई है, ठीक ना। और ई एस बटा ई पी कहने का अर्थ है इसका फॉर्मूला होता है एन आई बटा एन पी के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, केवल है नहीं जाता, नहीं उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कहने का अर्थ है। चलिए अब अगला ध्यान दीजिए भैया, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या होता है, तो भैया इफिशियंसी निकालना है तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर कर दीजिएगा। आउटपुट पावर जितना इनपुट पावर उसी प्रकार से आगे निकाल कर, या अगर परसेंटेज में कहेगा तो 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इफिशियंसी में क्षमता पावर का। वाटलेस करंट, वाटफुल करंट क्या होता है, हम की बार 2024 में आया था 2 नंबर में, तो भैया याद रखिएगा आई आर एम एस साइन फाई को हम वाटलेस कहते हैं, और आई आर एम एस कॉस फाई को हम ऑब्जेक्टिव आता है। वाटलेस कहेगा तो आई आर एम एस साइन फाई इज वाटलेस करंट, जबकि आई आर एम एस कॉस फाई इज कॉल्ड वाटफुल करंट, क्लियर है। चलिए भैया बाकी चोक कॉइल आता है, चोक कॉइल कभी कभी आता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चोक कॉइल देख लीजिएगा क्या है, चोक कॉइल क्या है, तो एक प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच आर कंटेंटली एसी करंट इन द सर्किट, विच आर कंटेनिंग, जो एसी करंट जो क्या रखता है किसी भी सर्किट में एसी करंट को रखने का काम करता है चोक कॉइल, यानी कि रोक कर रखने का काम करता है, ठीक ना। चोक कॉइल का एसी सर्किट में एसी सर्किट में करंट बने रहने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो हो गया इसका कहने का अर्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट लॉस, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट लॉस इन द फॉर्म ऑफ द हाई, कहने का अर्थ है एच एनर्जी। इसको नहीं याद रखिएगा, यहाँ पर केवल इसको याद रखना भी आपको कि चोक कॉइल जो है, चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है किसी भी सर्किट में, एसी सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए, पहला बात। दूसरा का बात चोक कॉइल का परिभाषा क्या होता है याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा पावर फैक्टर
चौक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होता है, तो कॉस फाइव बराबर आर बटा में आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। उसके बाद आइडियल चौक कॉइल इज नॉट लॉस ऑफ हीट, यानी कि जो आइडियल चौक कॉइल होता है वह हीट का लॉस नहीं करता है, ठीक ना। अच्छा, उसके अलावा याद रखिए एनर्जी लॉस ट्रांसफर में कितना प्रकार का एनर्जी लॉस होता है, भाई कॉपर लॉस होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी आता है एनर्जी लॉस। आप क्या समझते हैं, हम 2 नंबर में दिए हुए उसको आगे काल में याद रखिएगा। आइए 8वां चैप्टर समझते हैं मेरे भाई। 8वां चैप्टर का नाम है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परिभाषा इस पर आ चुका है, इसका प्रॉपर्टी आ सकता है, ठीक ना, या लेजर का प्रॉपर्टी आ सकता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इट इज द वेव, एक वेव है डेट आर क्रिएट और रिजल्ट ऑफ वाइब्रेट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने करते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक वाइब्रेट उत्पन्न करता है, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर है। अच्छा, उस पर प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद कहता है नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में घूमता नहीं है। स्पीड ऑफ द, हाँ, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है, जिसे सी द्वारा डिनोट करते हैं, क्लियर है। उसके अलावा याद रखिएगा ईएमएफ ऑफ ट्रांसफर इन नेचर, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना ट्रांसफरेबल होता है नेचर में, ठीक ना। सी बराबर बी बटा में ई होता है फार्मूला, क्लियर है। बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। मोमेंटम आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम प्रेजेंट होता है। आइए अब अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, केवल इसको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे इसको पढ़ते नहीं। आप यहाँ पर रेडियो वेव का रेडियो वेव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सेल फोन में, टेलीफोन में, एम्पलीट्यूड में, जहाँ जहाँ प्रयोग करते हैं उसको इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसका प्रयोग, इस प्रयोग सब देख लीजिएगा, कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, ये जरूर देख लीजिए। 1 नंबर आता है मेरे भाई कि किसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक ना, इसको जरूर देख लीजिएगा। और आपके बाद आपको एक्सरे क्या है, गामा रे क्या है, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूज जरूर याद रखिएगा, सबका यूज जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। तो भैया इसको मैंने पूरा समझा दिया। अब मेरा अगला टारगेट रहेगा 10, 11, 12 एक बार में समझा दिया जाए, उसके बाद 13, 14 समझाकर पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए। उम्मीद है आप लोग वीडियो देखकर पूरा का पूरा क्लियर करते होंगे, और जरूर क्लियर करिए भैया, पूरा का पूरा वीडियो देखकर आप जिस प्रकार अपना ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए। ओके।